चलिए आज बात करेंगे आपसे बौद्ध संगतियों की, है ना। डाल लीजिए बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियों से पहले आपने बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत को देख लिया। बौद्ध धर्म के दार्शनिक आधार को देखते हुए आपने इस बात को बात की कि बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार प्रतिसमुत्पाद और 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ है। ये 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म के आधार हैं, इसके संबंध में आपने इस बात को देखा कि दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण इच्छा है और दुख का कारण जो इच्छा है, उन इच्छाओं का अंत करने के लिए हमारे पास समाधान भी है, जिसको कहा गया दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, और जिसके संदर्भ में हमने बात की मध्यम प्रतिपदा की। मध्यम प्रतिपदा में आपने बात की माध्यमिक मार्ग की, और माध्यमिक मार्ग में आपने इस बात को देखा कि आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना है। हम बौद्ध संगतियों के कारणों पर कल विश्लेषण कर चुके थे आपको कि बौद्ध संगतियों का आयोजन क्यों हुआ। तो पहला, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना बहुत जरूरी था। बुद्ध ने तो कोई साहित्य लिखा नहीं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जो भी उनके शिष्य थे, उनके बीच में अंतर्विरोध थे। इन अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए इनका आयोजन किया गया बौद्ध संगतियों का। दूसरा, बौद्ध संगतियों का आयोजन इसलिए भी किया गया, राजा अपनी वैधता प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जनता की वैधता प्राप्त करने के लिए, जनता के बीच में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजाओं ने ऐसी बड़ी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया। तो मैं कह रहा हूं कि अब तक कितनी संगतियां हो चुकी हैं? 6 संगतियां हो चुकी हैं। प्रमुख तौर पर आपको कितनी पढ़नी है? 4। ठीक है, लिखेंगे साथ साथ। कितनी संगतियां हो चुकी हैं? 6 संगतियां हो चुकी है अब तक। ठीक है, अब तक का मतलब 2023 तक 6 संगतियां हो चुकी हैं। लेकिन आपको कितनी पढ़नी है? प्रमुख तौर पर 4 पढ़नी है आपको, प्रमुख तौर पर। ठीक है, चलिए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, और चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक, इन 4 बौद्ध संगतियों की बात करेंगे आपसे। ठीक है, कौन कौन सी बौद्ध संगति कौन कौन से वर्ष में हुई, किस राजा के शासनकाल में हुई, उस राजा का वंश क्या था, अध्यक्षता किसने की, और संगति में क्या हुआ, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हमको इन सभी बौद्ध संगतियों को देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रथम बौद्ध संगति की। लिखेंगे, ये हुई है 483 ईसा पूर्व में। कब हुई है? इसका मतलब यह हुआ कि 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्ष है। जिस वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इसका मतलब बुद्ध के जीवन काल में किसी भी बौद्ध संगति की आवश्यकता नहीं हुई। यही समझ में आ रही बात? ये सारी बौद्ध संगतियां कब आई अस्तित्व में? बुद्ध के मृत्यु के बाद। ठीक है, दोबारा से, बुद्ध के मृत्यु के बाद इन बौद्ध संगति के आयोजन किए जाने का कारण था बौद्ध शिक्षाओं में अंतर्विरोध पैदा होना, विभिन्न व्याख्याकारों के द्वारा, विभिन्न शिष्यों के द्वारा, है ना। क्योंकि बुद्ध ने तो कोई साहित्य लिखा नहीं, या बुद्ध की बातें कहीं लिखी हुई तो है नहीं, तो बुद्ध की बातें चूंकि लिखी हुई नहीं है, इसीलिए उनके शिष्यों के बीच में काफी सारी असंगतियां पैदा हुई, विसंगतियां पैदा हुई, अंतर्विरोध पैदा हुए। इसकी वजह से इन संगतियों का आयोजन किया गया। तो ये 483 ईसा पूर्व का जो समय है, कौन सा समय है? महापरिनिर्वाण का दिवस है, या महापरिनिर्वाण का वर्ष है। लिख लेंगे यहां पर, कौन सा वर्ष है ये? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण वर्ष है ये। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, बनाते जाएंगे साथ साथ। दूसरी बात, जहां ये बौद्ध संगति हुई वो स्थान था सप्तपर्णी गुफा, और ये था राजगृह बिहार।
कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। कहां पर? राजगृह बिहार। ठीक है, तो अब समझिएगा मेरी बात को। ये जो गुफाएं होती थी ना, गुफाएं, इन गुफाओं को, इन केव्स को कहते थे क्या? विहार। क्या कहते थे? और ये विहार जो था, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, आवासीय स्थल, जहां कौन रहा करते थे? बौद्ध भिक्षु। कौन रहा करते थे? और उन गुफाओं को कौन बनवाता था? ये गुफाएं हुआ करती थी स्टेट स्पॉन्सर्ड। कौन बनवाता था इनको? राज्य। यानी कि कौन पैसा खर्च करता था? इसका मतलब आपको समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? कि आज मंदिर बनवाने में भारत सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी, आज मस्जिद बनवाने में भारत सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आज तो हमारा स्टेट सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन उस जमाने में स्टेट ने कौन से रिलीजन को एडॉप्ट किया? बौद्ध नहीं, उस रिलीजन को एडॉप्ट किया बेटा जो कैसा रिलीजन था? पॉपुलर रिलीजन। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय धर्म। तो उस जमाने में कौन सा धर्म लोकप्रिय था? बौद्ध। जब ब्राह्मण धर्म लोकप्रिय होगा तो राज्य कौन सा धर्म अपना लेगा? ब्राह्मण धर्म। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे इस बात को कि गुप्तों ने किनको बनवाया? मंदिरों को। तो इसका मतलब गुप्तों ने अपना पैसा खर्च किया क्या बनवाने में? मंदिर बनवाने में, उत्तर भारत में। तो इसका मतलब गुप्तों ने कौन से धर्म को अपनाया? उस समय जो भी कौन सा धर्म चल रहा था, जो भी लोकप्रिय था उस धर्म को। तो कौन सा धर्म चल रहा था उस समय? या तो उस समय चल रहा था शैव धर्म, या तो चल रहा था वैष्णव धर्म। नहीं समझ में आ रही बात? प्रमुख तौर पर तो एक बात ध्यान रखिए, क्या हमारे यहां धर्म आधारित राज्य रहे हैं? यही है, हमारे यहां धर्म आधारित राज्य रहे हैं, यानी कि राज्य का अपना क्या रहा है? धर्म। लेकिन क्या आज हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म है? राज्य कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। राज्य का एक ही धर्म है आज, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। नहीं समझ में आ रही बात? तो उस समय राज्य ने किसको सपोर्ट किया? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को कैसे सपोर्ट किया? क्या बनवाई उनके लिए? गुफाएं। और गुफाएं क्या थी? एक प्रकार के विहार थे, एक प्रकार के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे, है ना, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, है ना, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बहुत स्पष्ट बात क्या है? बहुत स्पष्ट बात यह है कि बौद्ध भिक्षु करते थे ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब क्या हुआ? कि बारिश के महीनों में का मतलब 4 महीने क्या करना पड़ेगा इनको? ऋतु प्रवास करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? ये 4 महीने कहीं भी घूम फिर नहीं सकते बरसात के दिनों में, इसलिए 4 महीने क्या किया इन्होंने? कहां रहे? इन गुफाओं में। ठीक है, अब गुफाओं में रहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? गुफाओं में रहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ये समाज से कटे हुए हैं। इसका मतलब ये चीज दिखा रही है कि ये कैसे लोग हैं? आइसोलेटेड। कैसे लोग हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल समाज से अलग। नहीं समझी बात? तो इन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने आप को समाज से अलग किया और अपने आप को समाज से अलग करके कहां रहे? गुफाओं में। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अगली बात, तो स्थान कौन सा है? सप्तपर्णी गुफा। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। दूसरा, शासक कौन सा है जिसके शासन काल में इस बौद्ध संगति का, पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया जा रहा है? तो वो शासक है अजातशत्रु। कौन सा शासक है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु जिस वंश का था, उस वंश के बारे में आप काफी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जान लीजिए। उसका वंश कौन सा था? हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो एक बात और पता लग गई गुरुजी हमको। पता क्या लग गई गुरुजी हमको? एक बात हमको ये पता लग गई कि
अजातशत्रु हर्यक वंश का बड़ा शक्तिशाली शासक रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बौद्ध संगति का आयोजन करना बहुत बड़ा काम है, और वही कर सकता है जिसके पास पावर हो। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब निश्चित तौर पर इस संगति को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? अध्यक्ष की, नहीं है ना? और अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया महाकश्यप को। किसको अपॉइंट किया गया? महाकश्यप। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम महाकश्यप मिलेगा आपको। क्या नाम मिलेगा? महाकश्यप। कोई बात नहीं, ये पाली में है कश्यप, हिंदी में महाकश्यप, पाली में कश्यप को क्या कहते हैं? कश्यप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है। तो अध्यक्षता वही कर सकता है, अध्यक्षता वही कर सकता है जो कि किसी एक पक्ष को पूरी तरीके से स्वीकार न करता हो। हाँ, या अध्यक्षता करने वाले आदमी को न्यूट्रल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां होना क्या है? यहां डिस्कशन होना है, डेलिब्रेशन होना है। किस बात पर डिस्कशन होना है? कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, बुद्ध ने क्या कहा था, आया ना? और बुद्ध ने इन बौद्ध भिक्षुओं को किस नियम को आचरण करने के लिए निर्देश दिए थे, ये बताना पड़ेगा ना। तो अगर ये किसी एक विचारधारा को मानने वाला होगा तो ये तटस्थ रूप से फैसला नहीं कर पाएगा, तटस्थ रूप से अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। हाँ है ना? तो निश्चित तौर पर ये कैसा आदमी रहा होगा? न्यूट्रल। हाँ है ना? न्यूट्रल रहा होगा। लेकिन कौन से धर्म को मानने वाला रहा होगा? बौद्ध धर्म को। या कौन से धर्म का आचार्य रहा होगा? बौद्ध धर्म का। एक एक पॉइंट को समझिएगा अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्चुअली। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जनरल स्टडी का मतलब बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, और आप इतना याद कर भी नहीं सकते, आपकी अपनी लिमिटेशन है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट डाल दिए जाएं तो उन फैक्टों को दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत जल्दी से उन फैक्टों को आप याद कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक। तो बाकी आप, एक तरीका होता है कि मैं बोलूं और आप लिखें, एक तरीका होता है कि बोर्ड पर चीजों को समझें आप। ठीक है, मैं समझता हूं ये तरीका सबसे अच्छा है। ठीक, अगली बात समझिए। तो अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ठीक है ना? अब समझिए बात को, ये उतार लिया आपने, इसको समझिए आप। क्या हुआ होगा का मतलब मैं लिख रहा हूं यहां पर गतिविधियां। क्या गतिविधियां हुई होंगी तो उसको समझते हैं। ये हुआ ही क्यों? ये हुआ किसका पता लगाया जाए? बुद्ध की शिक्षाओं का। यह हुआ ही इसलिए कि क्या पता लगाया जाए? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कि बुद्ध ने क्या टीचिंग की, क्या शिक्षा दी। और यह हुआ इसलिए जिससे यह पता लगाया जाए कि जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए अनुशासन या आचरण के नियम क्या है। समझाता हूं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा या क्या होने की संभावना होगी? बुद्ध की मृत्यु के बाद यह संभावना बनी होगी कि बौद्ध भिक्षु अपने अनुसार आचरण कर रहे होंगे और अपने आचरण को वो न्यायोचित ठहरा रहे होंगे इस बात को लेकर कि बुद्ध ने तो ऐसे ही कहा था। इसका मतलब क्या किया जाए? इसका मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट स्टेब्लिश किया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं? आचार संहिता। जैसे कि चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल को क्या फॉलो करना होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, है ना? और सभी राजनीतिक दलों को एक ही प्रकार की आचार संहिता स्थापित करनी होती है या अनुसरण करना होता है। तो क्यों आया ये? जिससे कि सभी बौद्ध भिक्षु जो हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट एक ही हो। ऐसा ना हो कि कोई बौद्ध भिक्षु किसी और प्रकार से आचरण कर रहा है और कोई बौद्ध भिक्षु, जैसे कि आप जब किसी
सन्यासी को देखते हैं तो आपको दो चीजें सबसे पहले आपके दिमाग में आती हैं। क्या? एक तो इसके पास क्या होगा? शील, है ना। दूसरा, इसके पास क्या होगी? प्रज्ञा। और अच्छी तरीके समझाऊं, इसके पास क्या होगी? समाधि। नहीं समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये बहुत ध्यानी पुरुष होगा। जब आप किसी सन्यासी को देखते हैं तो आपके मन में क्या अपेक्षाएं पैदा होती हैं? कि इसके पास बुद्धि है, ज्ञान है। भले ही आपको उससे बात नहीं हुई, लेकिन आपको सन्यासी को देखने का, या देख रहे हैं तो आप सन्यासी में कौन से गुण देखते हैं? तो उसके पास क्या होगी? शील, प्रज्ञा होगी, और नहीं समझ में आ रही बात? यही तो देखते हैं आप। इसका मतलब जो ये चीजें नहीं होती सन्यासी में, उसके बारे में आप कहते हैं कि ये तो सन्यासी सन्यासी नहीं है, ये तो भोगी है। अभी नहीं बात समझ में आ रही? ये तो मतलब होता है। तो ये चीजें आपके माइंडसेट में कहां से आई? क्योंकि आपके माइंड ने क्या बनाया? एक कंडक्ट, कि एक सन्यासी को कैसा आचरण करना चाहिए। बात समझ में आई? तो एक सन्यासी को, एक बौद्ध भिक्षु को कैसा आचरण करना चाहिए, इसके नियम कहां आए अस्तित्व में? कौन सी बौद्ध संगति में? बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के शिक्षाओं को कहां संकलित किया गया? और बुद्ध की शिक्षाओं को जब संकलित किया गया तो इससे एक साहित्य निकला, या बुद्ध की शिक्षाओं को जिस साहित्य में लाकर इकट्ठा किया गया, उस साहित्य को हम क्या कहते हैं? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है। और इन लोगों के लिए अनुशासन के नियम जिस जगह संकलित किए गए, उसका नाम क्या रखा गया? वेरी गुड। तो पहला आउटपुट क्या निकला प्रथम बौद्ध संगति का? दो साहित्य अस्तित्व में आ गए। कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक। और ये दोनों ही आम लोगों की भाषा कौन सी थी उस समय? पाली। उसमें आए, जिससे कि इनको आम आदमी भी पढ़ सके, और आम आदमी पढ़कर ये पता लगा सके कि बौद्ध भिक्षु को क्या आचरण करना है। आम आदमी पढ़कर यह पता लगा सके कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, और उसका लाभ उठा सके। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे आपके धार्मिक ग्रंथों की दिक्कत क्या रही? वो संस्कृत में रहे, और संस्कृत उस समय धार्मिक भाषा हुआ करती थी। इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, इससे आगे वाले समय की। तो संस्कृत को आम आदमी समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। इसीलिए क्या हुआ? वाल्मीकि की रामायण को स्थानीय भाषा अवधी में ट्रांसलेट किया किसने? तुलसीदास ने। नहीं समझ में आ रही बात? जिससे कि आम आदमी उसको पढ़कर समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने वो कसर छोड़ी ही नहीं। पहले से ही उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में? पाली का मतलब कैसी भाषा थी? ये कैसी भाषा थी? आम जनता की। इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत के बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में आते हैं? और बाद के बौद्ध साहित्य पहुंचते हैं संस्कृत में। किसमें? तो क्या बौद्ध साहित्य संस्कृत में नहीं लिखे गए? लिखे गए, लेकिन क्या शुरुआत में? नहीं। शुरुआत में तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में लिखे साहित्यों को। और कौन सी आम बोलचाल की भाषा? पाली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबको? तो कहने का मतलब इन संगति का उद्देश्य क्या था? इस संगति का उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना। और बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन करके कहां रखा गया? सुत्त पिटक में। और दूसरा क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन या आचरण के क्या बनाना? नियम बनाना। उनको किसमें रखा गया? विनय पिटक में। पहली संगति कंप्लीट है, उतारिए इसको। क्या कह रहे हैं? लिखे किसने? हाँ, यहां जब हम बात करते हैं कि सूत्र पिटक को किसने लिखा, तो लिखा किसी लिखिया मुंशी ने। और आप बोलते गए, यानी कि जो संगति में लोग इकट्ठे हुए थे, उन संगति में लोगों ने अपनी अपनी पक्षों को रखा, और सही पक्ष को क्या कर दिया गया? लेखनीबद्ध। बात समझ में आ रही है? तो शिक्षाएं तो किसकी थी? बुद्ध की। लिखा किसी किसी लिखिया मुंशी ने लिखा इसको, मुझ जैसे किसी आदमी लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए उतारिए इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर होते आ रहे हैं? ठीक है, अब सही आप तुम्हारा? ठीक। चलिए, तो
इन सुत्त पिटक और विनय पिटक को ऊपर लिख दे रहा हूं, संकलनकर्ता, इनके संकलनकर्ता कौन थे? इनके संकलनकर्ता मींस इनको इकट्ठा करने वाले दो शिष्य थे बुद्ध के, आनंद एवं उपाली। कौन कौन से शिष्य थे? आनंद एवं उपाली। ठीक है, तो क्या क्या पता लगा प्रथम बौद्ध संगति के बारे में? देखिए, भले ही पूरे लेक्चर में आप इन चारों बौद्ध संगतियों को समझें, लेकिन आप अच्छी तरह समझें हर एक सेक्शन को। एक बार अगर आपने जनरल स्टडी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आपको दोबारा उस पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐसे ही पढ़ते गए जीएस को तो फिर कोई फायदा निकलेगा नहीं उसका। ठीक है, और आपके सिलेक्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिना इसके कुछ नहीं मिलेगा आपको। यही एक सेक्शन ऐसा है जो आपको सिलेक्शन के ऊपर पहुंचा देगा। ठीक, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपको आता है जीएस में, आपको नहीं आता तो नहीं। मैथ का क्वेश्चन तो ये होता है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, निकला निकला नहीं निकला, लेकिन जीएस में तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो यही करवाएगा आपका सिलेक्शन। फिर कह रहा हूं कुछ बात को। ठीक, चलिए मिटाऊं उसको। चलिए, देखिएगा है किस पर चलेंगे हम? द्वितीय पर। ठीक है, तो डाल लीजिए द्वितीय। द्वितीय बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, तृतीय, चतुर्थ, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग कितने वर्ष का अंतर रहा महोदय? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरी शताब्दी बीत गई किनके नियमों पर चलते हुए? सुत्त पिटक और विनय पिटक के नियमों पर चलते हुए। कितनी शताब्दी बीत गई? पूरी 100, एक शताब्दी बीत गई। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी बौद्ध संगति और पहली बौद्ध संगति के बीच का अंतर कितने वर्ष का है? एग्जैक्ट। और ये हुई कब? 383 बीसी। नोट डाउन करिए। ठीक है, दूसरी बात, स्थान अगर देखें तो इसका स्थान है वैशाली। जो कहां है? मगध। तो पहली बौद्ध संगति बिहार में और दूसरी बौद्ध संगति भी कहां पर? बिहार में। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादातर और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बौद्ध धर्म के स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध का जीवन काल कहां बीत गया? गंगा यमुना के मैदान में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। समय के साथ ये बौद्ध धर्म के रूप दक्षिण भारत तक गए। कहां तक गए? उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में इस बौद्ध धर्म का विस्तार कहां तक? उत्तर भारत तक। ठीक है, दक्षिण भारत में ले जाने के लिए कई राजवंश सपोर्ट करेंगे बौद्ध धर्म को, और न केवल दक्षिण भारत में ले जाएंगे बौद्ध धर्म को, बल्कि विदेशों में भी ले जाएंगे। कहां भी ले जाएंगे? विदेशों में। बात समझ में आई? तो दोबारा से 383 बीसी दूसरी संगति। स्थान कौन सा? वैशाली। कहां पर? मगध, बिहार। ठीक, निश्चित तौर पर राजा देखना है हमको। राजा था कौन सा? कालाशोक। और कालाशोक जिस वंश का था उस वंश को कहते थे शिशुनाग वंश। तो एक बात और पता लग गई, क्या सर जी? हर्यक वंश के बाद आया होगा शिशुनाग वंश, ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को आ जाए कि निम्नलिखित वंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप पहले कौन से वंश को लगाएंगे? हर्यक। दूसरा कौन सा? शिशुनाग। ठीक है, अगली बात हमको देखनी है, कौन? अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसका सर्व कमिर
या कहीं कहीं इसको लिखा हुआ है सर्वकामीर। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? सर्वकामीर। ठीक है, अब देखिए, जब 100 साल बीत गए तो बौद्ध धर्म में डिफरेंसेस दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने लगे? डिफरेंस। किस बात को लेकर? इस बात को दिखाई देने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि बौद्ध धर्म में समय के साथ क्या किए जाएं? परिवर्तन किए जाएं। और कुछ लोग कहने लगे कि कोई परिवर्तन बौद्ध धर्म में ना किया जाए। तो समझना मेरी बात को, धर्म में अगर समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो धर्म बचा रहता है, और धर्म में अगर आप समय के साथ परिवर्तन नहीं करते तो धर्म का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब जो चेंज की बात करेंगे उनको कहेंगे आप चेंजर, और जो चेंज की बात नहीं करेंगे उनको क्या कहेंगे आप? इसका मतलब चेंजर का मतलब परिवर्तनवादी। नोट डाउन करें। तो इसमें क्या हो रहा है? दूसरी प्रसंगति में मतभेद आ रहे हैं। एक दो ऊपर क्या निकल कर आ रहा है? मतभेद। और मतभेद किन किन के बीच में? परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी, चेंजर और नो चेंजर। जो चेंज करने वाले थे उस शाखा को कहा गया क्या? महासाधिक। क्या कहा गया? या कहा गया उनको महासंघिक। और जो नो चेंजर थे उनको कहा गया थेरवाद, या उनको कहा गया स्थावरवादिन। क्या कहा गया? स्थावरवादिन। इसका मतलब ये मतभेद अस्तित्व में आए बौद्ध धर्म को लेकर। थेरवाद नो चेंजर थे, यानी कि बौद्ध धर्म को ऐसे ही रखना चाहते थे, बुद्ध की शिक्षाओं को ऐसे ही रखना चाहते थे जो कि पहली बौद्ध संगति में तय हो चुकी थी। और जो चेंजर थे वो समय के साथ अब बदलाव लाना चाहते थे बौद्ध धर्म में। इस महासाधिक या महासंघिक का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। किसने नेतृत्व किया? अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। महाकश्यप ने अध्यक्षता की है प्रथम बौद्ध संगति की। महाकश्यप कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, अपितु पद का नाम है। नहीं समझ मेरी बात? जैसे कि शंकराचार्य एक पद का नाम है, नहीं है? हिंदू धर्म गुरु के तौर पर कौन सा पद है? शंकराचार्य। नहीं समझ मेरी बात? उसी प्रकार महाकश्यप क्या था? एक पद, बौद्ध धर्म के आचार्य का, बौद्ध धर्म के पुरोहित का, बौद्ध धर्म के पंडित का, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो महाकश्यप ने क्या कहा? चेंज करो। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महाकात्यायन। क्या नाम? महाकात्यायन। उन्होंने कहा परिवर्तन नहीं करेंगे, और वो किस परंपरा से संबंधित थे? थेरवाद। तो क्या हुआ? दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म में क्या दिखाई दिए? मतभेद। दो वर्ग में परिवर्तनवादी बनाते जा रहे हैं साथ साथ, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी। ठीक है, गैर परिवर्तनवादी में कौन? महाकात्यायन। और परिवर्तनवादी में कौन? महाकश्यप। बनाते यही साथ साथ। तो हमको दो बौद्ध संगतियां दिखाई दी फिलहाल। अब किस पर चलेंगे हम? तीसरी बौद्ध संगति पर।
है ना। मिटाओ इसको बेटा, चलिए। बिल्कुल, ये हो सकता है किसी का नाम हो और हो सकता है पद का नाम हो, ठीक है ना। अब किस पर आ रहा है, तृतीय बहुत संगति पर, ठीक है। तृतीय संगति का आयोजन 100 वर्ष बाद अगर हम लें तो 283 ईसा पूर्व निकलना चाहिए, लेकिन तीसरी बहुत संगति हुई है कब, 250 बीसी में। इसका मतलब क्या है, कोई नियम था कि हर 100 वर्ष पर नहीं, ये कोई नियम नहीं था, ठीक है। अगर 100 साल बाद हो रही होती एग्जैक्ट तो हम मान लेते कि ये क्या था, नियम। समझ गए मेरी बात, ठीक। लेकिन लगभग 100 वर्ष तो पूरे किए, लगभग कितने वर्ष पूरे किए, संगतियों ने लगभग 100 वर्ष पूरे किए। बात समझ में आ रही है। चौथी बौद्ध संगति तक आते आते तो आप देखेंगे कि ये अंतर लगभग आपको 200 वर्ष का मिलेगा। कितने वर्ष का मिलेगा, 200 वर्ष, या 200 वर्ष से ज्यादा का मिलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लिखिए तो कितनी कितनी कम, 250 बीसी, ठीक। और ये किया गया है पाटलिपुत्र में। स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र, लिखेंगे स्थान कौन सा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कौन से साम्राज्य का हिस्सा है, कौन से साम्राज्य की राजधानी है, मगध साम्राज्य की। और उस समय शासन कर रहा है मौर्य वंश। कौन शासन कर रहा है मगध पर, मौर्य वंश, ठीक है। तो राजकीय संरक्षण जो मिला वो राजकीय संरक्षण दिया एक सम्राट ने जिसका नाम आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अशोक, ठीक है। और कौन से राजवंश का है ये अशोक, मौर्य। तो पहली संगति का आयोजन करवाया गया हर्यक वंश में, दूसरी का सुसनाग वंश में और तीसरी का मौर्य वंश में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष। अध्यक्ष था इसका मोगली पुत्र तिस। अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र तिस। अब मोगली पुत्र तिस के बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे पहले आप, ठीक है। मोगली पुत्र से देखिएगा, अशोक को आप जब पढ़ेंगे मौर्य में तो आप पाएंगे कि अशोक कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानने के लिए यह मोटिवेट हुआ था अपने भतीजे से। और जिस भतीजे का नाम था निग्रोध, क्या नाम था, यह भतीजा इसका जो निग्रोध था एक बौद्ध भिक्षु था, एक बुद्धिस्ट मेडिकेंट, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से इसको दीक्षा दी थी मोगली पुत्र ने। बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से किसने दीक्षा दी थी, के अलावा अशोक के एक पॉइंट को आप और पढ़ते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय की, और अशोक ने जब कलिंग विजय की उसके बाद बौद्ध धर्म को नहीं माना। बौद्ध धर्म को तो पहले ही मानता था, नहीं समझ रही बात। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को नहीं माना। कलिंग विजय से पहले ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी जा चुकी थी। बात समझ में आ रही है। अक्सर कर आपको गलत बताया जाता है कि कलिंग विजय के बाद अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगा ना। कलिंग विजय के बाद तो अशोक ने बौद्ध धर्म पर, लगभग बौद्ध धर्म पर आधारित होकर, लगभग बौद्ध धर्म पर आधारित होकर एक नीति बनाई जिसको कहा गया, किसकी नीति, द पॉलिसी ऑफ धम्म। किसकी नीति, धम्म की नीति। और धम्म और धर्म
इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि धर्म संस्कृत शब्द का पाली वर्जन धम्मी है, यानी कि धर्म को पाली में क्या कहते हैं, धम्मी कहते हैं, लेकिन इसकी धम्म की नीति और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, जिसको हम अशोक में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अशोक के बारे में आपको पता लग गया क्या, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था कलिंग विजय से पहले। ठीक है, कलिंग विजय के बाद उसने कौन सी नीति बनाई, धम्म की। अब पूछा करो इन सब चीजों को, और आपको बताऊं 99% स्टूडेंट को नहीं पता। बात समझ में आ रही है, वो गलत चीजों को समझते हैं, गलत चीजों को पढ़ते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, ये दिक्कत है। तो देखिएगा ध्यान से, अशोक की जब बात कर रहा हूं तो अशोक मौर्य राजवंश का, और अशोक ने संरक्षण दिया, इसका मतलब अशोक भी सर्वशक्तिमान। इसका मतलब अशोक की तुलना की जा सकती है अजात शत्रु से, अशोक की तुलना की जा सकती है कालाशोक से। अभी नहीं समझ में आ रही बात। इसका मतलब इन राजाओं के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और किसका आयोजन करवाया, बौद्ध संगतियों का। आप सोचिए, पूरे भारत के लोग इकट्ठा होंगे यहां पर, इतने लोगों की खाने की, पीने की, रहने की, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था की इंतजाम करना बहुत मुश्किल का काम है। और ये नहीं है मुश्किल काम, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे इस समय जो वैदिक धर्म को मानते होंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बौद्ध संगतियां सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाए, और वो कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे होंगे। समझ रहे मेरी बात। तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझेंगे, इस बात को, कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, नहीं है चैलेंज। और अगर ये चैलेंज है इतना बड़ा कि आप किसी भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को, ये धार्मिक सम्मेलन ही है, और एक स्पेसिफिक रिलीजन का है, कौन से धर्म का, जबकि इस समय तक कौन सा धर्म भी अस्तित्व में आ चुका है भाई साहब, कौन भी आ चुका है, जैन। वैदिक तो सही रहा है, वैदिक तो है ही, समझ रहे हैं। तो एक शक्तिशाली राजा करवा सकता है इस काम को, एक कमजोर राजा नहीं करवा सकता, सहमत है। अब इसमें क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। तो ये हुई क्यों, ये संगति हुई क्यों, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए और समय के साथ बौद्ध धर्म में सुधार करने के लिए। लिखिए एजेंडा क्या था, एजेंडा लिखें, बुद्धवाद में लिखें एजेंडा को, बुद्धवाद में विभिन्न मान्यताओं को विश्लेषित करना एवं उनका सुधार करना। बुद्धवाद में विभिन्न मान्यताओं को, जो भी मान्यताएं थी उनको विश्लेषित करना और उनमें क्या करना, सुधार करना। समय के साथ जो खराब हो गई है ना चीजें बुद्ध धर्म में, उनको क्या कर देना, हटा देना। तो बुद्धवाद में विभिन्न मान्यताओं को विश्लेषित करना, उनका क्या करना, सुधार करना। ठीक है, है ना। तो इंपोर्टेंट बात क्या हुई इसमें, इंपोर्टेंट बात क्या हुई मैं लिख रहा हूं आपको, बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस संगति में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो महत्वपूर्ण यह है कि इस संगति में एक पिटक अस्तित्व में आया, और वो था कौन सा पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक का मतलब, अभिधम्म पिटक में आए किसके नियम, संघ के। अब देखिए, विनय पिटक में आए बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, तो बौद्ध भिक्षुओं को क्या आचरण करना है, संघ के क्या नियम होंगे, संघ में किन नियमों को फॉलो किया जाएगा, ये किसमें आए। और सुत्त पिटक में आई बुद्ध की शिक्षाएं। बात समझ में आ रही है। तो पहला काम तो अभिधम्म पिटक में हुआ, और आप जानते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कल पढ़ाया था, बुद्ध, धम्म और बुद्ध से संबंधित सुत्त पिटक, धम्म से संबंधित विनय पिटक, और संघ से, बोलो, संघ से संबंधित। तो पहली चीज मिल गई आपको क्या, 3 रत्न जो बुद्ध धर्म के हैं उनसे संबंधित 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। याद करने में आसानी होगी, 3 रत्नों के साथ जोड़ सकते हैं आप, बुद्ध की शिक्षाएं, सुत्त पिटक।
बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के नियम और संघ के नियम। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि अशोक ने विदेशों में भेजे धर्म प्रचारक। तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक ने क्या किया? विदेशों में क्या भेजे? धर्म प्रचारक भेजे। बात समझ में आई? ठीक। अंतिम बात, चतुर्थ बौद्ध संगति, इसको नोट डाउन कर लें आप। तो भले ही आप एक लेक्चर में एक बात समझें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? क्योंकि अपनी तैयारी को आप समय दीजिए। कोई भी चीज बहुत जल्दी ना तो खाइए और ना बहुत जल्दी पचाइए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने 4 महीने काम करें और आप सिलेक्शन पा जाए। इसके लिए कॉन्टिन्यूटी के साथ क्या करना पड़ेगा आपको काम? क्या पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, और आज भी है। और ये भी कौन सी भाषा में है बेटा? मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआत के सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में है? इस तरीके से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा जाए अभिधम पिटक की भाषा क्या, तो आप तुरंत बता सकते हैं, शुरुआत ही है, पाली है ना? याद करने की आवश्यकता नहीं कि हम याद करें कौन से साहित्य की कौन सी भाषा है। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा, उसको अंतिम बात कर रहे हैं, ठीक है? अंतिम बात कर रहे हैं कौन सी संगति? चतुर्थ संगति की कहा गया है कि यह हुई है 1st सेंचुरी एडी में, प्रथम शताब्दी ईसवी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 0 से लेकर 100 एडी के बीच में कहीं। अरे भाई, ये तो मतलब हुआ। और इससे पहले 250 बीसी थे, तो 250 बीसी घटाने पड़ेंगे, पहले 250 वर्ष तो वो हो गए, और इसके बीच में जहां हुई होगी उसको और जोड़ देंगे। इसका मतलब अब गैप लंबा हो गया। और ये गैप हुआ, और ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कौन सी एडी में हुई? 72 एडी में। इसका मतलब 250 और 72 कितने हो गए? लगभग 300 से भी ऊपर। तो पहली बौद्ध संगति उस साल जिस साल बुद्ध मरे, 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगति के बीच का गैप 100 वर्ष का। तीसरी बौद्ध संगति का गैप लगभग 100 वर्ष का, 250 बीसी। और चौथी बौद्ध संगति का गैप तो 300 से भी ज्यादा वर्ष का। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब निश्चित तौर पर इन 300 वर्षों में कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ होगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हुआ। बात समझ में आ रही है? शक्तिशाली शासक हो गया होता तो वो संगति कराया था। तो इन 300 वर्षों के बीच में कौन शक्तिशाली शासक हुआ? निश्चित तौर पर एक शक्तिशाली शासक हुआ। कौन? कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगति किसने कराई? बार बार कह रहा हूं, वही करा पाएगा बौद्ध संगति जो मजबूत होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब जब, अब बहुत ध्यान समझिएगा, जब जब इन वर्षों में शासन में केंद्रीकरण होगा, तब तब बौद्ध संगति का आयोजन होगा। जब जब शासन में केंद्रीकरण होगा, मजबूत राजा होगा, वो क्या करवाएगा? बौद्ध संगति। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ होगा और ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ होगा। अरे बात समझ नहीं आई। और जब बौद्ध धर्म का ही ह्रास हो गया, मींस पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, तो ऐसी संगतियों का आयोजन करवाने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अब तक राजा को लाभ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आम जनता बौद्ध धर्म को मान रही है। क्लियर हुई बात? इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि 1st सेंचुरी एडी के बाद बौद्ध धर्म में नियमित रूप से अवसान आया। हाँ या ना? और उसकी लोकप्रियता कम हुई। इसका मतलब क्या हुआ? 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी तक का समय बौद्ध धर्म के डोमिनेंस का समय। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसवी तक का समय
बौद्ध धर्म के उत्थान का समय है और प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद बौद्ध धर्म के पतन का समय है। बोलो हाँ है ना। तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी बौद्ध धर्म में, तभी तो उसका क्या हुआ, पतन हुआ। एग्जैक्ट डेट समझ में आई? याद करने की आवश्यकता नहीं डेटों को अब, ठीक है। क्यों याद करने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि कॉन्सेप्ट से हमने जोड़ दिया इसको। अब तो 5th सेंचुरी एडी से 5th सेंचुरी बीसी से क्या होने लगा, क्या हुआ, बौद्ध धर्म बढ़ने लगा, नहीं बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा, लेकिन कहां तक आते आते खत्म होने लगा। इसका मतलब एक बात पक्की है, किसी भी धर्म में अगर डिफरेंसेस ज्यादा पैदा हो जाए तो वो धर्म के डाउनफॉल का कारण बनता है। कहां से धर्म देख रहे हैं आप बौद्ध धर्म को? 5th सेंचुरी बीसी से। बोलो, बुद्ध के जीवन काल से नहीं देख रहे? तो बुद्ध के जीवन काल से आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आते आते बौद्ध धर्म क्या हो जा रहा है, पतन हो जा रहा है। क्योंकि इसके बाद कोई बौद्ध संगति शासन कालों में, क्यों? क्योंकि लोकप्रिय नहीं था बौद्ध धर्म। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म में क्या आ जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, अंतर, तो तुम कुछ सोच रहे हो, मैं कुछ सोच रहा हूं, कोई और कुछ और सोच रहा है, तो उससे समस्या क्या होगी पैदा, उस धर्म का पतन। इसका मतलब मतों के बीच विभिन्नता, मान्यताओं के बीच विभिन्नता, और समय के साथ बौद्ध धर्म में सुधार ना हो पाने के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बौद्ध धर्म का क्या हो गया, पतन। इसको पढ़ेंगे आप आगे, लेकिन मैं आपको कुछ बात है बेसिक समझा रहा हूं। तो किसके शासनकाल में? कनिष्क कौन से राजवंश का? लिखे फटाफट लिखते जाएं। कौन से राजवंश का? कुषाण। ठीक। कहां हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। अब कश्मीर एड ज्वाइनिंग पॉइंट है। एड ज्वाइनिंग का मतलब जोड़ने वाला क्षेत्र। कौन से जोड़ने वाले क्षेत्र है ये? कश्मीर जोड़ने वाला क्षेत्र है सेंट्रल एशिया को, यानी कि सेंट्रल एशिया। मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। कहां गया गूगल? देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये कश्मीर का इलाका ऊपर का, देख रहे हैं? और चीन से जाने वाला रूट सेंट्रल एशिया होते हुए जा रहा है वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया से जा रहा है यूरोप में जा रहा है। और ये जो वाला हिस्सा है, ये कश्मीर वाला हिस्सा, ये एडजॉइनिंग पॉइंट हो गया, जो सिल्क रूट को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस रूट पर अधिकार किसका? कनिष्क का। कहां हो रही है? कश्मीर के कुंडलवन में। कहां हो रही है? कश्मीर के कुंडलवन में। और ये इंपोर्टेंट एडजॉइनिंग एरिया कश्मीर का इस एडजॉइनिंग एरिया पर अधिपत्य किसका है? इसका मतलब इस व्यापार से चुंगी लेता होगा कनिष्क। नहीं समझ में आ रही बात? और जो राज्य व्यापार से चुंगी लेता है, बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार से चुंगी ले रहा है, वो राज्य समृद्ध होगा? नहीं होगा समृद्ध। तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि स्वर्ण सिक्के आपको कौन से राजवंश में मिलते हैं सबसे ज्यादा? कुषाणों में। किससे मिलते हैं? तो कुषाण कैसे थे आर्थिक रूप से? मजबूत। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र पर आधिपत्य किया जो क्षेत्र प्राचीन सिल्क रूट को जोड़ता था। नहीं समझ में आ रही बात? बात समझ में आई? तो कश्मीर का कुंड, और पैसे से ही कोई भी राज्य समृद्ध होता है। स्थायी सेना रखी जा सकती है, उस सेना को वेतन दिया जा सकता है, वेपन खरीदे जा सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो अब आप इस बात को समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अगली बात समझिए। तो कहां हो रही है? कश्मीर के कुंडलवन में। कौन है शासक? कनिष्क। कनिष्क कौन से राजवंश का? कुषाण। अध्यक्ष लिखिए इसका, अध्यक्ष लिखेंगे। इसके अध्यक्ष हैं दो, एक है वसुमित्र और एक है अश्वघोष।
एक कौन है? वसुमित्र, और दूसरे कौन से हैं? अश्वघोष। ठीक है। और अंतिम बात, इस चौथी बौद्ध संगति में क्या हो रहा है पता है? इस चौथी बौद्ध संगति में हो रहा है बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म बढ़ जा रहा है कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में। एक है शाखा हीनयान और एक है शाखा महायान। नोट कर लीजिए, महायान वो है जो चेंजर हैं और हीनयान वो हैं जो नो चेंजर हैं। तो बोलो, थेरवाद को हीनयानियों से कंपैरिजन कर सकते हैं और महासाधिक को महायान से, है ना? इसका मतलब बटेगा बौद्ध धर्म, ये बात तो दूसरी बौद्ध संगति में ही क्लियर हो गई थी। बौद्ध धर्म में बटाव होगा, इस बात को क्लियर कहां हो गया? दूसरी बौद्ध संगति में। लेकिन ये बटाव हो गया चौथी बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति में समझ में आई? कितने ब्रांच में? 2 ब्रांच में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है। अध्यक्ष कितने? 2, वसुमित्र और अश्वघोष। इतनी बात समझ में आई सभी को? कहीं कोई डाउट नहीं है इस बारे में? ठीक, इससे आगे हम देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।